प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही, लिखते चलिएगा आप लोग, प्राचीन काल से ही सरस्वती परंपरा सरस्वती परंपरा नीचे कर लीजिए, सरस्वती परंपरा चली आ रही है। अच्छा, इस बात का प्रमाण कहां देखने को मिलता है? इस बात का सर प्रमाण की अगर बात कीजिएगा, एकदम टीनी नोट्स बनाते हुए लिखिए। इस बात का अगर प्रमाण की बात कीजिएगा तो इस बात का प्रमाण आपको कहां देखने को मिलता है? तो एक व्यक्ति है राजशेखर नामक, देखिए पैर थोड़ा पीछे कर लीजिए नहीं तो पैर पर पड़ जाएगा ना। राजशेखर नामक व्यक्ति है, हाई पे ना। इसी व्यक्ति ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? बहुत अच्छे, काव्य मीमांसा। तो राजशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में किस बात का जिक्र है? इस बात का जिक्र है कि पटना में पढ़ाई लिखाई जो होती थी, लगभग सभी कालों में वो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम कैसा था? पुराना वाला सिस्टम था। उसमें वेद उपन्यास, वेद हो गया, उपन्यास हो गया, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, इन सारी चीजों का ज्ञान दिया जाता था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और उसमें यह भी कहा गया है कि अत्रोपवर्ष वर्षाभिः, वी का अर्थ होता है ज्ञानी, वी का अर्थ होता है ज्ञानी, अत्र का अर्थ होता है यहां, अत्र का अर्थ क्या होता है? यहां। अब देखिए अत्रोप लिखा गया है ना, यहां जो आप अत्रोप देख रहे हैं, ये अत्र धन उप से अत्रोप बनता है ना। आगे वर्ष लिखा हुआ, दैट मीन्स उपवर्ष। उपवर्ष यहां पर विद्वान का नाम है, और उसमें एक आप देख रहे हैं उसके बाद वर्षा लिखा हुआ है, वर्षा दैट मीन्स यहां पर वर्ष को जोड़ा गया था, वहां वर्षा जाकर बना है। वास्तव में अधन अ से आ की संधि हुई है। इसको अगर तोड़ा जाए, अत्र का मतलब आप बुक को देखिएगा, इसका मीनिंग लिखाना आप शुरू कर दीजिएगा। अत्र का मतलब होता है बाबू, यहां आप जो देख रहे हैं यहां अत्रोप किया गया, तो सुनिएगा, यहां अत्र मतलब यहां हो गया। अच्छा, मैं ये समझा चुका हूं। बोले तो ये क्या हो गया? अत्र बोले तो यहां उपवर्ष, उपवर्ष नामक व्यक्ति है, वर्ष नामक विद्वान है ना। चलिए लिखते चलिएगा आप। तो यहां जो अगर विद्वान की बात कीजिएगा तो कौन कौन विद्वान यहां पर पढ़ा चुके हैं, तो आपको एकदम जुबान पर बाबू याद रखनी है। ये शॉर्ट टाइप में पूछा ही जाता है, एकदम आया हुआ कई बार। इसमें आपको उपवर्ष, उपवर्ष, वर्ष, बहुत अच्छे। उसके बाद आपका सीरीज में ही लिखा देता हूं, पाणिनि नामक व्यक्ति है, पाणिनि हो गया। नेक्स्ट पिंगल हो गया, लिखते चले आप लोग फटाफट। पिंगल हो गया, व्याडी हो गया, व्याडी हो गया, वड़ रुचि हो गया, वड़ रुचि हो गया, पतंजलि हो गया, पतंजलि हो गया, ये परीक्षिता, ख्याति मुग्धम। बोले तो ये सारे है ना व्यक्ति रहे बाबू, जिन्होंने ना बहुत बड़ी ख्याति पाया, बहुत बड़ा है ना नाम कमाया, ख्याति पाया। ये सभी बाबू विद्वान हैं जो पटना में इसके नाम से जाना जाता था। जब छात्र आते थे ना पढ़ने के लिए, तो उसके दिमाग में होता था कि मैं ना उपवर्ष जैसे विद्वान से पढ़ूंगा, वर्ष जैसे विद्वान से पढ़ूंगा, मुझे पिंगल से पढ़ना है, पाणिनि से पढ़ना है, व्याडी से पढ़ना है, वररुचि पतंजलि से पढ़ना है।
समझ में आ रहा है? ये सब विद्वान है ना, विद्वान। ठीक है, अच्छा आगे आप सुनते चलिएगा। वर्ष ये ख्याति पाई, आप लिखिए ना, ये सभी ख्याति पाया, पूरी तरह से नाम कमाया इन्होंने। इसमें और सुनिएगा, कई सारे प्राचीन ग्रंथ है, पुराण वगैरह है, उनमें पाटलिपुत्र का नामों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, नाम दूसरा दूसरा देखने को मिलता है। किसमें? कई सारे प्राचीन ग्रंथ हो गया या पुराण आदि में, है ना। तो मुझे बताइएगा, कई सारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, कई सारे प्राचीन ग्रंथ, कई प्राचीन ग्रंथ, ग्रंथ पुराण आदि में, कई सारे प्राचीन ग्रंथ पुराण आदि में इस बात का जिक्र है कि पटना का नाम कभी कुसुमपुर भी रहा करता था। कुसुमपुर भी देखने को मिला था, और पुष्पुर भी देखने को मिला था, और कुसुमपुर भी देखने को मिला था। यह बात बाबू एग्जाम में कई बार आ चुका है। पुष्पुर या फिर क्या कुसुमपुर देखने को मिला था। इससे इस बात का पता चलता है कि ये किसी न किसी पुष्प से ही ये नाम उठाया गया। हाँ, ये पिन किसी न किसी पुष्प से ही नाम को उठाया गया है ना। पुष्प का नाम है, आप कह लीजिए, पुष्प के नाम से बनाया गया, पुष्प के नाम पर रखा गया है। और इस बात का जिक्र इस कई सारे पुराण वगैरह में देखने को मिलते हैं। पुराण हो गया, ये प्राचीन ग्रंथ वगैरह हो गया, इनमें देखने को मिलते हैं इस बात का जिक्र। और इनमें जो है ना, पुष्प की अगर बात किया जाए तो ये माना जाता है कि पक्का पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द, पक्का है ना, पुष्पों की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती होगी, पुष्पों का प्रोडक्शन बहुत तगड़ा लेवल पर होता होगा, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पुष्प के नाम पर ही रख दिया गया। हाँ, ये फिर ना, तो यहां पर जो पुष्प के जो नाम रखे गए हैं, है ना, ये कहा जाता है कि इस नगर के समीप बहुत अधिक मात्रा में क्या पुष्प का उत्पादन होता होगा। बहुत अधिक मात्रा में पुष्पों की खेती होती होगी, पुष्पों की खेती होती होगी। हाँ, ये पिना, इसी आधार पर इसका क्या रख दिया गया नाम। बाबू एक एक चीजें जो मैं लिख रहा हूं यहां से आपको या तो सब्जेक्टिव बनाने में हेल्प मिलेगा या ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इस बात का आप पूरी ध्यान रखिएगा, एक एक चीजें आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट, इसमें कहा जाता है कि पाटलिपुत्र जो नाम पड़ा है वो भी एक पुष्प के नाम पर ही रखा गया है। पाटलिपुत्र जो आप लोग देख रहे हैं ना नाम, वो भी किसके नाम पर रखा गया है? पुष्प के ही नाम पर रखा गया है। तो ये भी बात आप जान लीजिए कि पाटलिपुत्र जो आप नाम देखते हैं, ये पाटलिपुत्र जो है, हाँ, ये एक पाटल नामक पुष्प है। पाटल, पाटल जो पुष्प है ना, ये पुष्प का नाम है पाटल पुष्प। हाँ, इसी पुष्प के नाम पर रखा गया है, इसके क्या नाम पर रखा गया है। इसके नाम पर रखा गया है। देखिए ये सारा जो लिखा रहा हूं ना, एक बार केवल इसको पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगेगा, सब ब्रेन में है। पूरा का पूरा चैप्टर ये आपने पढ़ लिया है, ये की पॉइंट्स है, इसको मिस मत कीजिएगा। यही चीजें एक एक चीजें, ये कह लीजिए कि
कोई भी प्रश्न हो आप उसका उत्तर लिखने के लिए पूरी तरह से आपका एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आगे, इसलिए एक भी वर्ड तक नहीं छोड़िएगा आप। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि शरद काल में इस नगर के समीप कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। इस बात का ध्यान में रखिएगा, कौमुदी महोत्सव फिर स्टार्ट हो गया क्या? आप मुंह बंद कर शांति से बाबू पढ़ाई करो, समझ में आ रहा है ना? मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा चेक करने में, इस बात का ध्यान रखे, है ना? चलिए, तो ये कौमुदी महोत्सव किस समय मनाया जाता था ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये शरद काल में सर मनाया जाता था, गुप्त वंश शासन काल में। गुप्त वंश शासन काल में पहले आपसे काल पूछा जाएगा कि भाई साहब बताइए किस काल में मनाया जाता था? गुप्त वंश शासन काल में। हाँ, गुप्त वंश लिख दिया जी, सॉरी सर, गुप्त वंश शासन काल में। और ये किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। बाबू ये कई बार आपको देखने को मिलेगा, पूछा जा चुका है क्वेश्चन बैंक में, शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ये आपको घुमा घुमा कर भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, ठीक है? और क्या पूछेगा, जितना है सिलेबस में वही पूछेगा ना। और ये गुप्त वंश के शासन काल में ही बहुत प्रचलित था। इसी शासन काल में क्या था? कौमुदी महोत्सव बहुत प्रचलित था, बहुत प्रचलित था गुप्त वंश के शासन काल में। नेक्स्ट आगे सुनिएगा, और सभी लोग है ना आनंद मग्न होकर इस महोत्सव को मनाते थे। ये कौमुदी महोत्सव उस प्रकार का मनाते थे जिस प्रकार हम लोग आज दुर्गा पूजा मनाते हैं, है ना? दुर्गा पूजा जिस प्रकार हम लोग मनाते, देखते कितनी भीड़ इकट्ठा होती है ना लोग देखने के लिए, उतनी भीड़ बाबू सोचे गुप्त वंश के शासन काल में उतनी भीड़ लगता था, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था बड़ी धूमधाम से। तो दुर्गा पूजा की तरह किस पर्व की तरह मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव? दुर्गा पूजा की तरह। यह भी एग्जाम में आया हुआ है। संप्रति का मतलब होता है की तरह। नेक्स्ट आगे ये कहा जाता है आपका, यहां तक जहां तक पैरा पढ़ी वहां तक ऑब्जेक्टिव आपको लिखा दिया हूं, आगे पैरा पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्ण तामन्य भूत। ये कहते हैं क्या? काल चक्र वसाद। काल चक्र वसाद का अर्थ होता है कि समय के साथ साथ, यद्यपि मध्यकाले, समय के साथ साथ मध्यकाल में, किस काल में? मध्यकाल में। तो आपको पता है कि गुप्त काल खत्म हो गया, अब क्या मध्यकाल की मैं बात कर रहा हूं। तो समय के साथ साथ मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है ना वर्ष सहस्र परिमितम। आपको बता चुका हूं कि सहस्र का मतलब होता है 1000, वर्ष का मतलब होता है 1000 वर्ष, है ना? 1000 वर्ष तक जीर्णताम मनभूत का मतलब समझ रहे हैं कि वो 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र जो है ना पिछड़ा हुआ रहा, उसमें कोई तरक्की नहीं देखने को मिला। तो किस काल से 1000 वर्षों तक, किस काल में 1000 वर्षों तक? चलिए सुनिएगा आगे, देखिए, काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतामन भूत।
इसका अर्थ होता है समय के साथ साथ मध्यकाल में जो है ना, पाटलिपुत्र जो है अपना पटना, बाबू 1000 वर्षों तक ऐसा रहा कि कोई तरक्की ही नहीं हुआ, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला, एकदम जीर्ण जनपद का अर्थ होता है एकदम पिछड़ गया था पटना। तो किस काल में पटना 1-2 वर्षों तक नहीं, 1000 वर्षों तक पिछड़ा हुआ रहा, मध्यकाल में। बाबू कई बार यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो इस बात को आप लिखिएगा कि मध्यकाल में, किस काल में, मध्यकाल में पटना 1000 वर्षों तक पिछड़ा हुआ रहा। बोकड़ाती नहीं करो बाबू, है ना, ये तो बेकार का, पिट जाओगे। मध्यकाल में पटना 1000 वर्षों तक क्या रहा, पिछड़ा रहा, 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा, जीर्ण जनपद रहा, दैट मीन्स पिछड़ा हुआ रहा, कोई तरक्की नहीं हुआ। पिछड़ा रहा। तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। ये बोले क्या इस बात का जिक्र, तस्य संकेत, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ में देखने को मिलता है। कई सारे राइटरों ने इसको कवर किया है कि 1000 वर्ष तक पटना मध्यकाल में पिछड़ा हुआ रहा, और मुद्रा राक्षस आदि नामक, है ना, ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ, जिसमें इसका जिक्र देखने को मिलता है ना। तो पटना मध्यकाल में पिछड़ा हुआ रहा, मध्यकाल में पिछड़ा हुआ रहा, इस बात का जिक्र, इस बात का जिक्र किस ग्रंथ में भी देखने को मिलता है, मुद्रा राक्षस नामक साहित्य ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस। फिर ग्रंथ में इस बात का जिक्र देखने को मिलता है, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य सुधारो जाता। जानते हैं जब 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक जब मध्यकाल में पटना पिछड़ गया था, तब उसके बाद जब देखिए मुगल वंश का शासन आया ना, मुगल वंश की स्थापना कौन करता है, बाबर करता है, हाँ ये फिर ना, तो उस समय इस नगर का फिर से उद्धार होना शुरू हो गया, फिर से, है ना, कह लीजिए हर क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलना शुरू हो गया। मुगल वंश काल में इस नगर पर ध्यान दिया गया, है ना। तो मुगल वंश काल में इसमें सुधार जाता है, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में। क्या कोई दिक्कत है, पिछड़ा रहा, ठीक ही तो है जी, पिछड़ा रहा। सुनिए, तो मुगल वंश काल में इसका क्या बोल सकते हैं, क्या समुद्धार हुआ, है ना, उद्धार हुआ। तो किस के शासन काल में इसका उद्धार हुआ, काल में उद्धार हुआ। फिर इसका उद्धार हुआ। देखिए आपको पता है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर करते हैं, उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं शासन करता है, हुमायूं का बेटा फिर अकबर, अकबर का बेटा फिर जहांगीर, जहांगीर का बेटा फिर शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस प्रकार से उसका क्रम चलता है। अंतिम मुगल शासक जो होता है वो बहादुर शाह जफर द्वितीय होता है, जो 1857 के जो क्रांति जो होते हैं उनमें वो भूमिका निभाता है, और अंग्रेज उसको कह लीजिए उसी समय उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, है ना। जिसमें आपका मंगल पांडे, आपको पता होगा सिपाही विद्रोह जो पढ़े होंगे, मंगल पांडे इतिहास में एक ऐसा कह लीजिए कि क्रांतिकारी रहा है जो क्रांति शुरू होने से पहले ही शहीद हो गया। समझ में आ रहा ना।
क्रांति शुरू होने से पहले ही शहीद हो गया था। कोई नहीं, आइए आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो उसी मुगल शासन काल की मैं बात कर रहा हूं। उस मुगल शासन काल में पाटलिपुत्र पर ध्यान दिया गया था और थोड़ा थोड़ा विकास शुरू हो गया फिर, ठीक है। नेक्स्ट आंग्ला शासन काल है। आंग्ला बोलते हैं अंग्रेजों को। फिर देखिए आपको बताया था, देखिए आप लोग इतिहास पढ़े हैं ना, इतिहास में आपको बताया हूं, इतिहास को मुख्यतः 4 कालखंडों में डिवाइड कर कर पढ़ा करते हैं। देखिए 4 कालखंड में पहला प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर क्या आधुनिक भारत का इतिहास, फिर विश्व इतिहास पढ़ते हैं। तब पूरा का पूरा आपका इतिहास वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। चाहे आपका यूपीएससी एस्पिरेंट हो, बीपीएससी एस्पिरेंट हो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट हो, सब इसी प्रकार पढ़ाई करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। इनमें जो मैंने प्राचीन भारत का इतिहास बताया, उसी प्रकार बाबू बिहार का इतिहास भी पढ़ना होता है। बिहार के इतिहास में प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ना होगा, फिर मध्यकालीन बिहार का इतिहास, फिर क्या आधुनिक बिहार का इतिहास। उनमें देखिए चाहे प्राचीन भारत का इतिहास की बात कीजिए या प्राचीन बिहार के इतिहास की बात कीजिए, उसमें प्राचीन वाले काल में केवल और केवल हिंदू राजा ने भारत में शासन किया। हर जगह किसने शासन किया? हिंदू राजा ने शासन किया पूरा भारत पर। उसके बाद मध्यकाल जब आया तो उस समय अंग्रेजी, सॉरी माफ कीजिएगा, उस समय मुस्लिम राजा ने शासन किया। कौन सा? मुस्लिम राजा। उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेज आया, समझ में आया, तब अंग्रेजों को पढ़ा करते हैं अंग्रेजों ने किस प्रकार शासन किया। बात समझ में आ रहा ना। तो जो मत आप लोग जो पढ़ रहे थे गुप्त वंश शासन काल, है ना, ये सब जो पढ़े आप लोग, ये सब आपका जो था ना, सबका सब आप प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। बात समझते हैं फिर नहीं समझते? चाणक्य वगैरह के बारे में जो पढ़ते प्राचीन भारत के इतिहास में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका मुगल वंश का शासनकाल जो आता है, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि ये मोहम्मदन राजा आप देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास जब खत्म होता है तो कौन? आधुनिक भारत का इतिहास होगा। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत पर शासन कौन किया था? अंग्रेज। अंग्रेज को ही आंग्ला बोला करते हैं। आंग्ला जब भी बोले ना तो अंग्रेज समझ जाइएगा। तो अंग्रेज लोग भी पाटलिपुत्र का विकास किया, तो आंग्ला शासन काले पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है पूरे। तो अंग्रेजों के समय पाटलिपुत्र का विकास भी किया गया। तो अंग्रेजों के समय क्या पाटलिपुत्र का विकास किया गया? बिल्कुल सर किया गया। तो अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों ने भी इसका क्या किया? पाटलिपुत्र का विकास किया, है ना, समझ में रहना। उसके बाद नगर नगरमिंदम मध्यकाले एवं पटनेती नामना प्रसिद्धि मागत। ये बोलते हैं क्या? इस नगर का नाम जो है ना, जो पटना नाम से जो फेमस हुआ, पटना नाम से जो फेमस हुआ, वो मध्यकाल में फेमस हुआ। देखिए बात को समझिएगा। आप लोग पढ़े हैं पहले कौन सा काल बाबू? भगवान बुद्ध जिस समय पटना कई बार आए थे, उस समय पटना केवल और केवल एक क्या था? गांव। और उस गांव का नाम क्या था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम ही आगे चलकर क्या कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया। लेकिन पाटलिपुत्र जो कहलाया, ये पाटलिपुत्र कहलाने से पहले पटना का नाम कई सारे प्राचीन ग्रंथ में, पुराणों में जिक्र मिलता है कि पुष्पपुर भी रखा गया था और कुसुमपुर भी देखने को मिला था। पुष्पपुर और कुसुमपुर भी, और पुष्पपुर और कुसुमपुर उस समय रखा गया था जिस समय पटना में पुष्पों की खेती बहुत तायत मात्रा में होती थी। हाँ ये फिर ना, उसके बाद आगे चलकर पुष्पपुर कुसुमपुर के बाद आपको पता है पाटलिपुत्र नाम रखा गया। अब पाटलिपुत्र नाम जो रखा गया वो पाटल पुष्पों के नाम पर ही रखा गया। किस पुष्प के नाम पर? किस पुष्प के नाम पर पाटलिपुत्र का नाम रखा गया? पाटल पुष्प के नाम पर। बात समझ में आ रहा है? यहां से प्रश्न आता है। तो पाटल पुष्प जो था उसके नाम पर पड़ गया क्या? पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र पटना का नाम। अब पाटलिपुत्र से बाबू आपका देखिए, पाटलिपुत्र से जब आपका मध्यकाल में आता है, किस काल में? मध्यकाल में। तो इसी मध्यकाल में पटना नाम अस्तित्व में आता है। तो पटना नाम किस समय रखा गया था? मध्यकाल में। किस काल में बाबू? मध्यकाल में। तो मध्यकाल में सर पटना नाम अस्तित्व में आया था। पटना जो आज जो हम लोग सुन रहे हैं ना पटना, वो किस काल में पटना नाम रखा गया था? मध्यकाल में। और अब बोलेगा साहब पटना तो नाम रखा गया था, लेकिन कोई चीजों को ध्यान में रखकर ही तो नाम रखा गया होगा, ऐसे थोड़ी ना नाम रख दिया होगा। तो याद रखिएगा, ये जो वर्ड, जिस वर्ड से पटना नाम बनाया गया ना, वो वर्ड आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आप देखिएगा 2026 या 25 में भी शायद पूछा गया ये अयम च शब्द पत्तन मिति शब्दार्थ निर्गत। ये बोल रहा है ये जो शब्द है ना, ये पत्तन शब्द से निर्गत हुआ है। बोले तो पत्तन शब्द से बनाया गया है। तो बताइए पटना बाबू किस शब्द से बनाया गया है? किस शब्द से बनाया गया है? तो पत्तन शब्द से बनाया गया है। पत्तन का अर्थ होता है बाबू बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब समझते हैं? जहां से सामान बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है। आप लोग चेन्नई पत्तन पढ़े ना? चेन्नई पत्तन का अर्थ क्या है? चेन्नई बंदरगाह, वहां बंदर नहीं रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसका अर्थ होता है बहुत बड़ी मात्रा में वहां ट्रेड होता है, व्यापार होता है। वहां जहाज, बहुत बड़ी बड़ी जहाज वहां पर रुकती है। वहां से जहाजों में भर भर कर सामान दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है और भिन्न भिन्न देशों से वहां लाया भी जाता है। अब पटना शब्द तो बताइए ना, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पत्तन शब्द से। याद रखिए पत्तन है, पत्तन शब्द नौ है, पत्तन शब्द। पाटल पुष्प से आपका नाम रखा गया है क्या? पाटलिपुत्र। बात समझ में आ रहा है ना? और सुनिए, नगर से पालिका देवी पट्टन देवी देवीति अध्यापी पूज्यते। ये बोल रहे क्या? और पटना नगर की पालिका देवी पट्टन देवी को आज भी पूजा करते हैं। उस समय भी पूजा करते थे, मध्यकाल में भी पूजा करते थे पट्टन देवी की। आज भी पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी की आज भी पूजा होती है बाबू। आज भी पूजा होती है। पटन देवी नाम है। आपसे बोकराती करेगा, पीट देंगे बढ़िया से। तो प्रश्न लिखिएगा, पटना नगर की पालिका देवी का नाम बताइए। एग्जाम में शायद 2026 में आया ये प्रश्न, 2026 में आया है। क्या नाम होगा? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी, पटना नगर की पालिका देवी का नाम बताएं। देवी कौन है? पटन देवी। पटन देवी है। इस पैरा तक यहां रखते हैं। शांत हो जाए। चलिए, जो पैरा बचा हुआ है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पढ़ाता हूं, है ना? इसमें लिखा हुआ है, लास्ट पैरा सुनिएगा। संप्रति पाटलिपुत्रम, देखिए पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, जो पटना नाम का जो नगर है उसी को क्या बोला जाता है? पाटलिपुत्रम, जो आपको ब्रैकेट में यहां पर दिख रहा है। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट आगे सुनिएगा। संप्रति बोले तो इस समय पाटलिपुत्रम जो है, हाँ, अति विशालम वर्तते। इस समय पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है वो अति विशालम है। बहुत बोले तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। बिहार से राजधानी चास्ती, और इस समय पटना बहुत विशाल है
और बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है। बिहार राज्य की राजधानी क्या है इस समय, पटना। क्या है, पटना। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न यहां से ये बनेगा, आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा। बिहार राज्य की राजधानी, ये तो आप लोग भूलिएगा ही नहीं जीवन में। बिहार राज्य की राजधानी, अब बातचीत बोल रहा हूं नहीं करने। बिहार राज्य की राजधानी हो गया क्या, पटना। पटना। नेक्स्ट आगे सुनिएगा, अनुदीनम नगरस्य विस्तारः भवति। ये बोलने क्या, अनुदीनम का मतलब होता है इन दिनों। इन दिनों नगर का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। नगर का विस्तार हो रहा है, दैट मीन्स नगर को लगातार उसका कह लीजिए कि क्षेत्र को बड़ा किया जा रहा है। और तो और नगर में जो भी सुख सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो या भिन्न भिन्न प्रकार की फैसिलिटीज हो, विकास से रिलेटेड बात कीजिएगा तो इस समय कह लीजिए कि पटना का लगातार क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। वहीं पे ना 10 साल का पटना देख लीजिए, पहले चले जाइए, क्या मेट्रो वगैरह था, नहीं, अभी मेट्रो वगैरह भी देखने को मिलता है। वहीं पे ना 10 साल पहले चले जाइएगा तो आप देखिएगा तुलनात्मक रूप से अभी बहुत तगड़े लेवल पर विकास हुआ है, वहां काम हुआ है। ठीक है ना, तो इन दिनों नगर का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है ना जी। अच्छा, ये बोल रहे क्या, अस्योत्तर श्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। ये बाबू कई बार आ चुका है एग्जाम में कि इसके उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। तो याद रखिएगा पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी। और गंगा नदी जो है पटना नगर के किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। बोले तो पटना है, उसके ऊपर जस्ट कौन सी नदी बह रही है, गंगा नदी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई बार, है ना। ठीक है, तो पटना जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके उत्तर दिशा में, इसके उत्तर दिशा में, इसके उत्तर दिशा में जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है, गंगा नदी। ठीक है, यहां से आपका प्रश्न आ चुका है कई बार। नेक्स्ट आगे सुनिएगा, आएगा नहीं आएगा वो तो भाई सब चर्चा का विषय उनके लिए जो बोर्ड में एग्जाम बनाते हैं, एग्जाम में प्रश्न बनाते हैं। हमारे लिए सब कुछ पढ़ना है, एक एक चीजें पढ़ना है। हमारे लिए पढ़ना हमारे हाथों में है, क्या आएगा नहीं आएगा, जो आएगा सब बनाएंगे। पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कीजिए। अस्योत्तर श्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है इसके। ठीक है, अच्छा, तस्य ऊपरी तस्य ऊपरी गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। ये बोल रहे हैं क्या, इस ये जो तस्या ऊपरी का मतलब होता है इसके ऊपर, बोले तो इस नदी के ऊपर, इस नदी के ऊपर, इस नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक, गांधी सेतु नामक, गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का, एशिया महादेश का दीर्घतम, दीर्घतम सेतु कह लीजिए, उसका निर्माण, उसका निर्माण किया गया था। देखिए इस बात को आप समझ लीजिए, अभी की अगर बात किया जाए तो एशिया महादेश का, एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम नदी सेतु पुल आपका महात्मा गांधी सेतु पुल नहीं है ना। देखिए अभी एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम कह लीजिए सेतु पुल जो है चीन में एक कह लीजिए कि नदी के ऊपर बनाया गया पुल है, हाल फिलहाल में बनाया गया है। उनमें दियांग कुसिंग नामक है ना, दियांग कुसिंग नामक इस तरह का ही नाम है जो उस पुल का नाम है। समझ में आ रहा है ना। देखिए जिस समय बना जा रहा था, बनाया जा रहा था
इस महात्मा गांधी सेतु पुल को उस समय माना जा रहा था कि जिस समय बन रहा था उस समय वो एशिया का दीर्घतम पुल है ना, दीर्घतम पुल है। लेकिन अब एशिया महादेश का ये दीर्घतम पुल नहीं है ना। तो उस समय था एशिया महादेश का दीर्घतम पुल। समझ में आ रहा है? एशिया हमारा कह लीजिए कि दीर्घतम का मतलब होता है लंबा पुल। समझ में आ रहा है ना, लंबा सेतु पुल। ठीक है, तो दियांग कुसिंग नामक, मैंने कहा चाइना में है। देखिए चाइना एशिया महादेश में ही आता है, तो इस नजरिए से देखा जाए तो एशिया महादेश का दीर्घतम अभी सेतु पुल, एशिया को छोड़ दिए साहब पूरी दुनिया का दीर्घतम सेतु पुल है अभी कौन? दियांग कुसिंग, इस प्रकार का नाम है जो चाइना में है। बात समझ में आ रहा है ना? एशिया को तो हुआ ही हुआ भाई साहब, संपूर्ण विश्व का कर लीजिए कि भी सबसे लंबा सेतु पुल वही है। जिस समय इसका निर्माण हो रहा था उस समय भले ही कहा जा रहा था कि एशिया महादेश का यह दीर्घतम सेतु पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल, लेकिन अभी नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? और इस सेतु पुल पर कहा जाता है, कहां थे, हाँ, किंच रेलयान सेतुरपि निर्माय मानो वर्तते। और इस नदी सेतु पुल पर ही, नदी सेतु पुल पर ही रेलयान के लिए, रेल लाइन के लिए बोले तो रेल, उस रेल जो है ना, आप देखते हैं कि नदी पर पुल बनाया जाता है, उसके ऊपर आप मुंगेर वाले पुल में भी देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर कौन सा ले रही है भाई साहब, गाड़ियां के लिए बनाया गया है, और नीचे से कौन सा ले, ट्रेन चल रही है। तो कुछ उसी प्रकार से आप कह लीजिए कि पटना के जो, पटना में जो महात्मा गांधी सेतु पुल है ना, वहां पर ही रेल यान के लिए भी क्या, रेल सेतु पुल का निर्माण किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? बोले तो रेल के लिए भी है जाने आने के लिए, और तो और गाड़ियों के लिए भी पुल का निर्माण कर दिया गया है। याद रखिएगा ये एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु पुल में से एक जरूर होगा, लेकिन दीर्घतम सेतु पुल नहीं होगा। मेरी बात को समझिएगा, शब्दों को समझिएगा। एशिया महादेश में जितने भी बड़े बड़े सेतु पुल है ना, उनमें से एक आप इसको भी मान लीजिए। किसको? महात्मा गांधी सेतु पुल, इसको, जो गंगा नदी पर बनाया गया है। तो महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर। कहां बनाया गया है? पटना में बनाया गया है, हाँ एपी ना। और इस नदी के ऊपर ही आपको पता है कि ये महात्मा गांधी सेतु जो पुल है, महात्मा गांधी सेतु पुल जो है, जस्ट वहां पर ही, उसी के बगल में ही आपको पता है कि रेल यान के लिए भी पुल का निर्माण कर दिया गया है, हाँ फिर ना। तो यहां से बाबू कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये बोल रहे हैं कि इस नदी के ऊपर, इस नदी के ऊपर कौन से पुल का निर्माण किया गया है? महात्मा गांधी सेतु पुल। किस नदी के ऊपर? गंगा नदी के ऊपर। समझ में आ रहा है? जो पटना जो है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। इसी गंगा नदी के ऊपर, इसी गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण किया गया, एक सेतु पुल का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी सेतु पुल। और उसके समतुल्य एक और रेल लाइन के लिए भी पुल का निर्माण किया गया, हाँ पे ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ चुके हैं आप लोग। नगरेस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयः सन्ति। ये बोल रहे हैं क्या? इस नगर में, नगरेस्मिन बोले तो इस नगर में, उत्कृष्ट बोले तो बेहतरीन जो है ना संग्रहालय, संग्रहालय म्यूजियम को बोला करते हैं। म्यूजियम क्या होता है, इसको थोड़ा और आसान कर देते। देखिए अब होता है ना हमारे बिहार का, देखिए बिहार में ये संग्रहालय है, तो मैं बिहार की बात करता हूं। अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर संग्रहालय है, बड़े अगर कह लीजिए कि देश में अगर वो प्रचलित है ना, तो याद रखिएगा वहां संग्रहालय में होता क्या है। संग्रहालय में है ना, संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम बोला करते हैं। अब वहां होता क्या है, तो जितने भी पुरानिक अवशेष वगैरह है,
जैसे कि मौर्य काल में अगर मैं बात करूं, बिहार का अपना जो म्यूजियम है, संग्रहालय जो है, वहां की अगर मैं बात करूं, तो बाबू वहां मौर्य काल के अवशेष भी आपको देखने को मिलेगा कि मौर्य काल में कौन कौन सी मूर्तियां चलाई गई थी, कौन कौन से सिक्के चलाए गए थे, है ना, जो यहां पर ना आपको मिलता नहीं है एक्चुअली देखने को, वहां आपको देखने को मिलेगा। हर जो शासन व्यवस्था, हर प्रकार की जो शासन व्यवस्था, जिन जिन लोगों ने यहां शासन किया है, उनके कुछ न कुछ आपको अवशेष देखने को मिलेंगे, है ना। पुराने पुराने समय की आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगे जो वहां अच्छे से रखा हुआ होगा, समझ में रहे ना। कई सारी आपको बुक्स भी देखने को मिलेंगी जिनमें जिनकी लिपियां आज तक भी पढ़ी ना जा सकी है, समझी ना जा सकी है। कुछ मूर्तियां हैं, कुछ ऑब्जेक्ट है जिस पर कुछ न कुछ उसी भाषा में लिखा हुआ है, अब वो भाषा आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया है। इस प्रकार की चीजें, बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं वहां म्यूजियम में रखा जाता है। लोग वहां घूमने के लिए आते हैं, अपने इतिहास को जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? चाहे गुप्त वंश का शासन काल हो, है ना, लोधी वंश की बात कीजिएगा, या फिर आप या फिर आप ये मुगल वंश की अगर बात कीजिएगा, अंग्रेजों के समय की बात कीजिएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय के साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में उसमें रखा गया है वहां पर। उससे अब बोलिएगा रखने से क्या होता है बाबू, इतिहास का पता चलता है कि इतिहास में इस समय ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो कुछ इस प्रकार की चीजें हैं। तो वहां पटना में आपका संग्रहालय भी है, म्यूजियम भी है, और तो और उच्च न्यायालय तो है ही, हाई कोर्ट जिसको बोला करते हैं। आई पे ना, ये जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, इसको सिविल कोर्ट बोला करते हैं, आई पे ना। और जो आपको पता है कि राजधानी में, किसी भी राज्य की राजधानी में जो कोर्ट होता है ना, सभी सिविल कोर्ट के कह लीजिए कि हेड कह लीजिए आप, है ना, उनके बाद ऊपर स्थान पर वही आता है, हाई कोर्ट ही आता है। तो पटना हाई कोर्ट भी है जिसको उच्च न्यायालय बोला करते हैं। तो आप वो देखिए, वो फेमस है। सचिवालय है वहां, सचिवालय जहां से जितने भी प्रकार की योजनाएं वगैरह जो आती है, आप देखते हैं ना, गरीबों के लिए लेकर आना हो राज्य सरकार के द्वारा, बाबू वहां सचिवालय में सचिव बैठते हैं। अब वो सारी चीजें कार्ड की निगरानी करते हैं। ये योजना अगर लॉन्च होगा तो ये कितने लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, कितने लोग इसका लाभ उठा चुके हैं, कितने लोगों को लाभ इसका नहीं मिला है, उनके लिए क्या करनी है, कैसे, है ना, और सुविधाएं डेवलप करनी है, तमाम तरह की चीजें, सारा एक्टिविटीज की निगरानी करना हो या संचालन करना हो, सबका सब आपका कहां से कंट्रोल किया जाता है, सचिवालय से। बात समझ में आ रहा ना। अब देखिए, विधानसभा विधान परिषद में तो बाबू कानून बनता है, समझ में, मेन जो काम जो करते हैं सचिव वगैरह करते हैं, समझ में आ रहा ना, उनको थोप दिया जाता है काम। चलिए, सचिवालय है, गोल गृह, गृह गोल घर है। देखिए, आपको पता है कि अंग्रेजों के समय में आपको पता है कि गोल घर बनाया गया था और वहां अनाज रखने के लिए एक गोदाम के रूप में यूज किया जाता था। आज भी गोल घर है, आप जाकर घूम सकते हैं, वहां देख सकते हैं। तो देखने लायक भी स्थान है वहां पटना में। पटना का इतिहास अभी मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। उस समय भी पटना का इतिहास गौरवपूर्ण था, आज भी उसके अवशेष जो है, वो साक्ष्य जो है, प्रमाण जो है, वो भी चीख चीख कर कह रहा है कि नहीं, अभी भी साक्ष्य, यहां घूमने लायक स्थान है, अभी भी यहां डेवलपमेंट हो सकता है। इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो अभी भी बहुत चीजें हैं जिस पर काम किया जा सकता है। तो गोल घर है, तारामंडल भी है। तारामंडल का नाम सुने होंगे आप लोग। पटना में बाबू तारामंडल, ये सब घूमने का जगह है, समझ में रहे ना, घूमने का जगह है। कोई बोलते नहीं कि सर ये घूमने का जगह नहीं है अपना बिहार में, सर घूमने का जगह बहुत जगह है ना। जैविक उद्यान है, केवल मैं पटना की बात कर रहा हूं, केवल जैविक उद्यान है। आपको पता है कि जैविक उद्यान चिड़ियाघर के नाम से आप लोग जानते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट, मौर्यकालिक अवशेष। मौर्यकाल के अवशेष भी हैं, है ना, मौर्यों ने जो शासन किया उसके खंडहर वगैरह हैं, अवशेष वगैरह भी हैं पटना में। आप उसको जाकर देख सकते हो कि कैसे कैसे, है ना, उसमें उस मौर्यकालिक के अवशेष, प्रत्येक प्रत्येक अवशेष अपने में कुछ न कुछ बातें छिपा कर रखा हुआ है, उसके बारे में आप जान सकते हो। उसके रूल रेगुलेशंस, कैसे वहां शासन होता था, नहीं होता था, उस समय की शासन प्रणाली क्या थी,
इस समय शासन कैसे होता है समझ में आता है, उस समय कैसे शासन होता था, बहुत तमाम तरह की ज्ञान पड़ा हुआ है, आप उसको समेट सकते हो वहां जाकर। इतना ही नहीं, महावीर मंदिरम, बाबू महावीर मंदिर मंदिर है, आप लोग को पता है, शनिवार को हो या मंगलवार को आप जाइएगा, खासकर मंगलवार को बाबू बाबू बहुत ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा, सुबह सुबह बहुत ज्यादा भीड़। पटना की मैं बोल रहा हूं, महावीर मंदिर की बात कर रहा हूं। आपको पता है कि रेलवे स्टेशन से जस्ट बगल में ही है, जो स्टूडेंट गए होंगे, है ना बाबू, वो पटना का वो महावीर मंदिर है जिसमें कह लीजिए कि इतना इतना चंदा हो जाता है कि ये महावीर मंदिर भी, देखिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा था ना अयोध्या में, पटना का पटना का जो है आपका महावीर मंदिर, उन्होंने भी वहां चंदा दिया था, तब जाकर राम मंदिर बना था। और तो और आपको जानकर ये बाबू आश्चर्य होगा, पटना का जो महावीर मंदिर है उसमें इतनी चंदा आ जाता है कि अस्पताल वगैरह भी उससे चलाया जाता है। पटना का पीएमसीएच वगैरह जो देखते हैं, एक बात आप यहां जान लीजिए कि जितने भी प्रकार के अस्पताल वगैरह जो आप लोग देखते हैं, चाहे मुंगेर का सदर अस्पताल हो और तमाम तरह के जिलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो आप देखते हैं, आपको क्या लगता है सरकार अपने पैसे से पॉकेट से निकालकर खर्च करती है अस्पताल में? एक बात जान लीजिए बाबू, हम लोग जो बड़े बड़े मंदिरों में जो दक्षिणा के रूप में जमा करते हैं ना, वो पैसा चूंकि मानव लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है, जनता का पैसा है और जनता के कल्याण के लिए ही वो वैसा पैसा यूज किया जाता है, अस्पताल वगैरह चलाया जाता है उससे। आपको लग रहा होगा कि सर बेकार का है ना, मंदिर में दक्षिणा वगैरह जमा करने से क्या होगा, दान वगैरह जो करते बाबू, उससे अस्पताल आपका चलाया जाता है, सरकारी अस्पताल, डॉक्टरों की वेतन देना हो, तमाम तरह की सुविधाएं आपको उनसे मिलती है। बात समझ में आ रहा है ना? कई लोग मंदिर का मस्जिद का विरोध करते हैं, है ना, कई सारे मंदिर हैं, है ना, जो अस्पताल चलाते हैं बाबू, जिनमें से एक आपका महावीर मंदिर भी है। समझ में आ रहा है ना? अब बोलिए कि आप, कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये जो मंदिर जो है सर, अयोध्या में जो अभी बनाया गया राम मंदिर, क्या वो भी अस्पताल चलाते? बिल्कुल, वो भी अस्पताल चलाते। जहां भी आप देख रहे तीर्थ स्थल है, जहां बहुत ज्यादा कह लीजिए कि चंदे के रूप में प्राप्त होता है, वो पैसा मानव कल्याण के लिए यूज होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें महावीर मंदिर भी है, अनेक दर्शनीय स्थल है। तो बोलने इत्येते के मतलब होता है इत्यादि, दर्शनीय संति बोले तो दर्शनीय स्थल है वहां पर। दर्शनीय स्थल बोले तो घूमने लायक स्थान। तो कौन कौन सा घूमने स्थान है, घूमने लायक स्थान? सर संग्रहालय जा सकते हो, म्यूजियम आप, है ना, उच्च न्यायालय को देख सकते हो आप, है ना, आप सचिवालय को देख सकते हो, गोलघर को देख सकते हो, तारामंडल को देख सकते हो आप, है ना, जैविक उद्यान है उसको देख सकते हो आप, मौर्यकालिक अवशेष है, आप महावीर मंदिर को घूम सकते हो। कई सारे चीजें हैं जहां आप घूम सकते हो जाकर, है ना। अच्छा, आपसे एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम लिखे। बाबू कई बार आया है एग्जाम में शॉर्ट टाइप में, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम लिखें प्रस्तुत पाठ के आधार पर। बोले तो इस पाठ के आधार पर लिखना, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख देना। तो आपको पता है म्यूजियम, हाँ पे ना, तो आप इस बात को लिखिए क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल, बातचीत बोला हूं नहीं करने, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल की अगर मैं बात करूं, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार, है ना, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। इसमें आप सीरीज में लिख देता हूं, पहला संग्रहालय है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, सचिवालय है, गोलघर जिसको बोलते हैं, अभी भी लोग जाते हैं वहां घूमने के लिए,
गोल घर हो गया। नेक्स्ट तारामंडल हो गया। तारामंडल भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। जैविक उद्यान हो गया, हाँ, जिसको आप चिड़ियाघर बोलते हैं। एग्जाम में बाबू जैविक उद्यान ही लिखिएगा, अगर याद ना रहे तब चिड़ियाघर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपको क्या बोला हूं, प्रस्तुत पाठ के आधार पर, तो जो पाठ में लिखा है बाबू उसके आधार पर देनी है। मौर्य काल, मौर्य काल के अवशेष, मौर्य काल के अवशेष। तो मौर्य काल के अवशेष हो गया। महावीर मंदिर हो गया, महावीर मंदिर। एक एक चीज इसमें बाबू याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। आगे पढ़ता हूं, बातचीत एकदम बंद करेंगे, सुनिएगा। देखिए गोल घर का निर्माण कब हुआ था वो देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। ये आपके ना ही सिलेबस में है दिया हुआ, ना ही पूछा गया है, ना ही पूछा जाएगा। जो चीजें हैं इसमें बाबू वही पूछा जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए आप पढ़िए इसको। देखिए, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दसम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। देखिए एग्जाम में ये कई बार आया हुआ है, जिसमें एक कह रहे हैं कि प्राचीन जो पटना जो नगर है ना, प्राचीन जो पटना नगर है, ये प्राचीन पटना नगर, प्राचीन पटना जिसको बोलते हैं पुरानी पटना, किसको, पटना सिटी को, पटना सिटी को ही पुरानी पटना बोलते हैं। अब बोले सर ये पटना अलग हो गया, ये पटना जो है पटना में ही आता है, लेकिन इसको पुरानी पटना के नाम से जानते, पुरानी पटना। इसी को आज पटना सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटना सिटी। बात समझ में रहना, तो याद रखिएगा प्राचीन पटना, प्राचीन पटना बोल रहा हूं तो क्या, अपना पटना सिटी। तो याद रखिएगा जो प्राचीन पटना है, प्राचीन पटना बोले तो पटना सिटी, पटना सिटी। इस प्राचीन पटना जो है, पटना सिटी में एक पूजनीय स्थल है। वो पूजनीय स्थल वो ये है, गुरु गोविंद सिंह जो 10म गुरु थे, सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10म। पहला गुरु कौन थे, पहला गुरु गुरु नानक थे। सिख धर्म के पहला गुरु कौन, गुरु नानक। और आपका पंचम गुरु कौन थे, एग्जाम में आता है, गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। और आपसे देखिए पहला गुरु, पांचवा गुरु और 10म गुरु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच वाला को याद नहीं रखा करते हैं। वो सिख लोगों के लिए है, वो लोग अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए या फिर अपने धर्म को जानने के लिए वो गुरु का नाम याद रखते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में कह लीजिए 3 ही पूछा जाएगा। प्रथम गुरु कौन, गुरु नानक। पांचवा गुरु कौन, गुरु अर्जुन देव। 10वां गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे। कैसा गुरु थे, अंतिम गुरु। तो सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह। बाबू इसी का जन्म स्थान, इसका जन्म हुआ था कहां, ये पटना सिटी में, पुरानी पटना में। अपना जो पटना है वहां पर ही है ना, उसका जन्म हुआ था। बात समझ में आ रहा है। और जितने भी सिख संप्रदाय के लोग होते हैं वो जरूर है ना पटना सिटी का गुरुद्वारा जरूर आते हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है उसको गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि गुरुद्वारा के नाम से ही वो फेमस है। आपसे एग्जाम में कितने प्रकार से प्रश्न पूछेगा सुन लीजिए। पहला ये पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बताइए। पटना, पुरानी पटना, प्राचीन पटना, हाँ ए पिना। आपको पटना सिटी एग्जाम में देगा ही नहीं, पुरानी पटना देगा या केवल पटना देगा आपको। बात समझ में आ रहा है ना, पटना सिटी नहीं रहता। आज भले उसका नाम
पटना सिटी, पहले पुरानी पटना, ठीक है साहब, उसकी मैं बात कर रहा हूं, केवल पटना ही बोलिएगा, पटना ही लिखा हुआ होगा। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां? पटना, ठीक है साहब। अच्छा, वो सिख धर्म के कितने गुरु थे? 10वें गुरु। कितने गुरु? 10वें गुरु। और तो और ये भी पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उसके जन्म स्थान को, जन्म स्थान जो था पटना, उस जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से। अब वहां उसका मैंने जिक्र भी किया कि मैं वहां गया भी था, बहुत साफ सुथरा स्थान है, आप लोग भी समय मिलेगा जरूर जाइएगा, बहुत शांत एरिया है, बहुत शांत एरिया है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखिएगा इसको कि यहां पटना सिटी जो है, पुरानी पटना, प्राचीन पटना, यहां पर ही गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान है। इस जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता चुका हूं कि अंतिम गुरु थे, इसके बाद कोई गुरु हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहब जो था ना, गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को गुरु मान लिया गया, है ना। सिख धर्म के जो रूल रेगुलेशंस जो थे, है ना, जैसे हमारा श्रीमद् भागवत गीता है ना, वैसे उन लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कैसे चलना है, नहीं चलना है ना, जीवन कैसे जीना है, तमाम तरह की चीजें। बात समझ में रहना। तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या मान लिया गया? गुरु मान लिया गया, है ना। उसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। बात समझ में रहना। देखिए, हिंदी का जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, प्रथम चैप्टर कविता में, पद्य वाले पार्ट में, तो आपको गुरु नानक का पहला चैप्टर है, वहां सब कुछ मैं लिखाऊंगा, बताऊंगा, सब कुछ वहां जाकर कवर हो जाएगा, 5वां गुरु वगैरह सब कुछ, ठीक है। और सुनिएगा आप लोग, इसको खत्म ही कर देते हैं। तो वहां पूजनीय स्थल है, तत्र देशस्य, सॉरी माफ कीजिएगा, तत्र देशस्य तीर्थयात्री दर्शनार्थ मायांती। ये बोल रहे हैं क्या कि तत्र का मतलब होता है यहां पर जो है ना, देश से विदेश से, देश विदेश दोनों जुड़ा हुआ है, जिससे ये बन गया देशस्य। क्या बन गया? देशस्यास्य बन गया, देशास्य, माफ कीजिएगा। तो देशस्यास्य का अर्थ होता है देश और विदेश का, देश और विदेश का। सुनिए, तो देश और विदेश, देश से तो लोग आते हैं यहां पर, विदेश से भी लोग आते हैं। कहां? गुरुद्वारा, अपना पटना का गुरुद्वारा घूमने के लिए। उस पूजनीय स्थल का एक बार जरूर भाई साहब वो क्या दर्शन लेते हैं। समझ में? सिख संप्रदाय के लोग तो आते ही आते हैं, है ना, और भी भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग भी आते हैं। वहां भोजन का भी प्रावधान है, मैंने बताया था ना आप लोगों को। एकदम शांतिमय स्थान है, एकदम शांतिमय स्थान है, दर्शनीय स्थल है। तो एक दर्शनीय स्थल में हम लोग गुरुद्वारा भी इसमें जोड़ सकते हैं। हाँ भी ना, गुरुद्वारा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट आगे सुनिएगा। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयन्ति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। ये बोल रहे हैं क्या कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि, प्राचीन काल से लेकर, अद्यावधि बोले तो अब तक, प्राचीन काल से लेकर अब तक, प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में? भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए, महत्व धारण किए हुए। ये जो पटना है ना बाबू, प्राचीन काल से अब तक, प्राचीन काल से अब तक महत्व धारण किए हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? अब तक, समझ में आ रहा है? तो प्राचीन काल से अब तक कौन सा शहर महत्व धारण किए हुए? पाटलिपुत्र। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि पटना किस समय से किस समय तक महत्व को धारण किए हुए हैं? प्राचीन काल से अब तक। अब तक क्या महत्व खत्म हो गया? नहीं सर, अभी भी बहुत कुछ पटना में बचा हुआ है। और ये बोल रहे हैं क्या
कि ये संग्रहालय जो है वहां पर पटना में, वहां पर कई सारी वस्तुएं, है ना, कई सारी वस्तुएं वहां पर रखा गया। कहां? म्यूजियम में, संग्रहालय में, इसका प्रमाण के रूप में कि महत्व धारण किया हुआ है प्राचीन काल से ही। प्राचीन काल के आपको अवशेष भी मिल जाएगा, टुकड़ा, तमाम तरह की वस्तुएं, जिससे आप कह दोगे कि नहीं सर, ये प्राचीन काल में पटना में कुछ ना कुछ विकास कार्य जरूर हो रहा था। इसका प्रमाण आपको म्यूजियम में रखा वस्तु इसका प्रमाण देगा, आपको संग्रहालय में जो रखा हुआ है। तो प्राचीन काल से अब तक महत्व धारण किया हुआ है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिंदम महत्वपूर्ण, ये बोलने क्या, पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए, पर्यटन का मतलब घूमने लायक स्थान से, देखने लायक स्थान से, अगर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो पर्यटन मानचित्र को अगर देखिएगा ना, भारत में कौन कौन सा घूमने लायक स्थान है, पर्यटन मानचित्र पर देखिएगा तो घूमने लायक स्थान, उनमें से पटना भी एक है आपका, उनमें से पटना भी एक है। पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना क्षेत्र है ये। हाँ, ये फिर ना बात समझ में आ रहा है। तो एक बार क्विक रिवीजन करे, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में क्विक रिवीजन करा देंगे आपको। तो सुनिएगा, मुझे बताइएगा आप लोग, प्रश्न जो पूछ रहे हैं आप लोगों से कि पटना जो है, पटना नगर का उस समय का नाम बताइए जिस समय पटना जो है ना, बुद्ध के समय में देखा गया था। भगवान बुद्ध उस समय कई बार आए थे। उस समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। कोई बच्चा कॉपी देखकर नहीं बोलेंगे, दिमाग पर देगा जोर। और बाबू, आप कल जितने भी की पॉइंट्स मैंने बताया सबको आप रिकॉल कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव हम लिखाएंगे, पहले आप प्रश्न का मेरा जवाब दीजिए। तो जिस समय भगवान बुद्ध पटना आए थे, बोले तो भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम जो था, पटना का जो नाम जो था क्या था? पाटलीग्राम। क्योंकि वो पटना एक नगर नहीं था उस समय, क्या था? एक गांव था, इसलिए उसका नाम क्या था? पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम। उसके बाद मुझे बताइएगा, किसने कहा था कि ये जो पाटलीग्राम है आगे चलकर महानगर बनेगा? महात्मा बुद्ध। और तो और महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये जो नगर जो है ये आग और जल पूरस से, बोले तो बाढ़ से पूरी तरह से क्या होगा? त्रस्त होगा। और कलह से भी क्या होगा? त्रस्त होगा। यहां अशांति होगी। ये बात किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। और भगवान बुद्ध ने यह भी कह दिया था ना कि पाटलीग्राम जो अभी आपका है ना, आगे चलकर महानगर बनेगा। हाँ पे ना, और वो किस नाम से जाना जाएगा ये भी बात वो बोल दिए थे। किस नाम से? पाटलिपुत्र के नाम से। हाँ पे ना, क्या पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया? बिल्कुल सर, जाना गया। अच्छा, पाटलिपुत्र नाम तो तब पड़ा ना जब पटना नगर बन गया। मेरी बात पर बाबू ध्यान दे, पाटलिपुत्र नाम पढ़ने से पहले, पढ़ने से पहले पटना का नाम क्या था? पुष्पपुर और कुसुमपुर। क्यों? क्योंकि यहां पर पुष्पों की बहुतायत मात्रा में खेती होती थी। इस वजह से कई सारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों इत्यादि में ये पुष्पपुर और कुसुमपुर भी पटना का नाम देखने को मिलता है। हाँ पिना, मुझे बताइएगा पटना किस काल में पिछड़ गया था? मध्यकाल में। कितने वर्षों तक पिछड़ गया? कितने वर्षों तक पिछड़ा रहा? 1000 वर्षों तक। एक बात तो मुझे बताइए, पटना 1000 वर्षों तक मध्यकाल में पिछड़ा रहा, लेकिन पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। पटना जो हम लोग पढ़े ना, इसका इतिहास, इसका ड्यूरेशन 2500 वर्ष का है। 2500 वर्ष पुराना है इसका इतिहास। हाँ पिना, ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं। हाँ पिना, आप मुझे बताइएगा कि पटना किस काल में महत्व धारण किए हुए हैं? सभी कालों में। किस काल में? सभी कालों में। कोई भी काल उठा लीजिए, सभी काल में महत्व धारण किए हुए। हाँ पिना,
और मुझे बताइएगा पटना जो है जिसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था पहले, उसको किसने सरस्वती का कुलगिरी कहा था? किसने कहा था? दामोदर गुप्त ने कहा था। किसने पृथ्वी का तिलक कहा था पाटलिपुत्र को? किसने? दामोदर गुप्त ने। हाँ एपिना। और तो और वो स्वर्ग से भी कह लीजिए कि सुंदर स्थान, स्वर्ग से भी सुंदर स्थान, स्वर्ग को भी पीछे छोड़ देने वाला स्थान पाटलिपुत्र है। ये बात भी कहने वाला व्यक्ति कौन था? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने इस बात का जिक्र किस ग्रंथ में किया था? कुटनीमत नामक काव्य में। कुटनीमत नामक काव्य में। देखिए दामोदर की एक मैं इससे ट्रिक बताया कि दामोदर ऐसा व्यक्ति था एकदम कूटनीति ही करता रहता था, लड़ाने झगड़ाने का काम ही करता रहता था। इससे आप याद रखिएगा, दामोदर जैसे नाम आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर कूटनीति करता था, कुटनीमत नामक काव्य लिखा था। हाँ ये पिना। और मुझे बताइएगा आप लोग कि किस समय पटना पूरी तरह से समृद्ध देखने को मिला था? किसके समय में? सारा ऑब्जेक्टिव आ चुका एग्जाम में। किस समय? अशोक के समय में समृद्ध था। हाँ एपिना, अशोक के समय समृद्ध था। लेकिन इसका जो आप रक्षा व्यवस्था की बात कीजिएगा, पूरी तरह से सिक्योर कर दिया गया था पाटलिपुत्र को। रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट लेवल की थी। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जो बच्चा रिप्लाई दे रहे हैं ना इस प्रश्न का, सारे प्रश्न का, वही बच्चों का मार्क्स ढंग का आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सुनिए ध्यान से, सबको बाबू जवाब देनी है, जवाब देने से ही होगा याद, ब्रेन में फिट होगा। आगे सुनिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? बहुत बेहतरीन थी। ये एग्जामिनर को पता है कि उल्टा पुल्टा करते, अशोक वाला चंद्रगुप्त मौर्य वाला। याद रखिए अशोक के समय बड़ा समृद्ध था, पैसा वाला था, समृद्ध था, लेकिन रक्षा व्यवस्था पूरी सुदृढ़ बना दिया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। बात समझ में आ रही है ना? और एक व्यक्ति था जिन्होंने बोला था कि सुनो कि ये जो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र, यहां पर कई सारे विद्वानों ने पढ़ा है। कौन कौन? उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि। एक बार फिर से नाम बताइए। उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि, है ना? ये सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पटना में पढ़ा कर ख्याति पाई। ये सारे ऐसे विद्वान थे। और इस ग्रंथ का जिक्र एक व्यक्ति ने अपने ग्रंथ में किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए, क्या नाम है तो उसका? राजशेखर, है ना? आपको बताया हूं कि राजा जब उस शिखर लेवल पर होता है, आप ऐसे याद रखिएगा कि राजा एकदम इस शिखर लेवल पर होता है, वो तो मांस तो वो खाता ही खाता है। इसे याद रखिएगा, राजा लोग मांस खाते ही हैं। वो शिखर पर होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं वो, है ना? भगवान की तरह होते, वो मांस खाते हैं, है ना? राजा क्या खाते हैं? मांस। इससे याद रखिएगा राजशेखर जो था वो आपका कौन सा काव्य ग्रंथ लिखता है? काव्य मीमांसा नामक काव्य ग्रंथ लिखता है। काव्य मीमांसा नामक काव्य ग्रंथ लिखता है। बाबू ये एग्जाम में कई बार आया है, दामोदर गुप्त वाला भी और काव्य मीमांसा वाला भी। बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, दामोदर कूटनीति करेगा, कूटनीमत काव्य, है ना? अच्छा, राजशेखर, राजा जो शिखर पर होता है, राजा की आदत होती है मांस खाना, तो मांस से याद रखेंगे काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा है। अब उन्होंने ही अपने इस ग्रंथ में जिक्र किया। ये सारे विद्वान बड़ा ख्याति पाया था। कहां? पाटलिपुत्र में। और मुझे बताइएगा कि ये तो मैं ये मैं पूछ लिया हूं कि किस समय पटना 1000 वर्षों तक पिछड़ा हुआ रहा? मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल का आप नाम बताइएगा। अब ऐसे नहीं है ना, ये ऐसे नहीं बतानी है आपको, अब ऐसे बतानी है ना जी? हाँ बताइएगा, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम। पहला कौन सा? संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल,
जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, उसके बाद गुरुद्वारा। हाँ एपिना, बात समझ में आ रही है? तो ये हाँ तारामंडल उसका नाम ले चुके हैं। तो ये सारा भी क्या है, ये सारा क्या है, दर्शनीय स्थल है। हाँ एपिना, वहां जाकर घूम सकते हैं। कोई पूछेगा एकदम एक सरपट तरीके से लिखकर बता देंगे। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। और सुनिएगा, देखिए मैं जितनी बात बोल रहा हूं, कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर, जिसको भी मेरे बात पर बाबू विश्वास नहीं है, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप स्वेच्छा से देखिए, उसको खुद पता चल जाएगा कितनी बात मैं सत्य बोलता हूं, कितनी बात आप मेरी झूठी रहती है। फालतू बात बोलना मुझे पसंद नहीं रहता है, जो बोलूंगा सही बोलूंगा है। और मुझे बताइएगा कि पटना जो है, हाँ पटना का जो पुरानी पटना है, वहां पर ही किसका जन्म स्थान है? किसका जन्म स्थान है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। कितने? 10वें गुरु। पहला गुरु कौन? गुरु नानक। 5वां गुरु कौन? गुरु अर्जुन देव। 10वां गुरु गोविंद सिंह। और इसी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है कहां? पटना में, पाटलिपुत्र में। हाँ ये पिंडा, ये किस नाम से फेमस है? गुरुद्वारा के नाम से। बात समझ में आ रहा है ना? अब पटना अगर पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत प्रमुख दर्शनीय स्थल है। हाँ ये पिना, यहां आकर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, पाटलिपुत्र वैभवम।